सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। कैसे आप सब लोग। आज फिर एक नया पेपर लेके आया हूँ, दैट इज अ नीट 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। पेपर नंबर है हमारा फिफ्थ। ठीक है, दिस इज अ फुल सिलेबस पेपर बेस्ड ऑन द एनटीआर पैटर्न। आई होप आपको इससे पहले की जो 4 पेपर है वो बहुत अच्छे लगे होंगे। मैंने वीडियोस लेक्चर जो है मेरी यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो बच्चे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो बच्चे नीट 2025 को टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो 2026 में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करें विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। There is a question number first. Each of the resistors shown in the figure has a resistance R and find the equivalent resistance between A and B. ठीक है, हिंदी मीडियम में भी आपके पास में ये सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप रीड आउट कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, देन उसके बाद देखिए अप्रोच क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको हर एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? हर एक की वैल्यू जो दे रखी है वो आर दे रखी है। ये जितने भी आपके पास रजिस्टर है इन सबकी इंडिविजुअल जो वैल्यू है कितनी है? आर है। और अगर आप इन रजिस्टर्स को देखें तो आपको ये आई थिंक आइडिया हो गया होगा कौन से सीरीज में लगे हुए हैं और आपके कौन से पैरेलल में लगे हुए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास में ये कॉम्बिनेशन है, ये किसके अंदर है? पैरेलल में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनका भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इनका भी क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जो नया डायग्राम बन के आएगा वो कैसा होगा? नया डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। ये जो पॉइंट ए है ये तो हो गया आर, दिस इज योर पॉइंट ए। उसके अलावा यहाँ पे कितने रजिस्टर लगे हुए हैं? एक रजिस्टर यहाँ पर है, एक रजिस्टर यहाँ पर हो गया, एक रजिस्टर यहाँ पे हो गया। ऐसे डाउन में भी आपकी इसी तरीके से है, और डाउन में भी अगर आप देखिए तो एक रजिस्टर ये वाला हो गया, यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट यहाँ पे आएगा और लास्ट में जाके एक रिजल्ट आपका यहाँ रहेगा। दिस इज पॉइंट बी। इसका मतलब ये भी आर हो गया। अब आपकी दोनों रेजिस्टेंस किसके अंदर से पैरेलल में, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आएगा आर बाई टू। दिस इज ऑल्सो आर बाई टू, दिस इज आर बाई टू। ये रिजल्ट आर बाई टू हो गया, ये भी आर बाई टू है और ये भी आर बाई टू होगा। तो आप देखिए कि फाइनल रिजल्ट कितना आएगा। अगर मैं फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करूँ तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा आर इक्वलेंट का वो कितना आएगा? ये आर और ये आर तो सीरीज में जुड़ गए, दिस इज टू आर। बाकी दोनों रिजल्ट वो पैरेलल में है तो इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा? थ्री आर बाई फोर। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 11 आर बाई फोर जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है? फोर्थ आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, डायग्राम को अगर प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल ही जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, that an ammeter gives a full scale deflection when current is 1 ampere. Based on it, to convert into a 10 ampere range ammeter, the ratio of resistor and the shunt resistance कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट, ऐसा क्वेश्चन जो है लास्ट लेक्चर में भी देखा था। और क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 एम्पियर आपकी धारा है जो बेसिकली किससे निकल रही है? अमीटर से निकल रही है। ठीक है, तो इसमें शंट रेजिस्टेंस और जो अमीटर का रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोध, इनका रेशो कितना होगा ये पूछा गया। ठीक है, स्टार्ट करें। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली अगर आप गैल्वेनोमीटर के अंदर पैरेलल के अंदर एक शंट रेजिस्टेंस, लो शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो ये किसकी तरह काम करता है? दिस इज कन्वर्ट इनटू अ अमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका शंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला है? शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एंड डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन रेजिस्टेंस है वो तो हो गया आपका जी, शंट रेजिस्टेंस एस हो गया। इन दोनों का रेशियो पूछा गया, तो और इन दोनों का रेशियो का फॉर्मूला क्या मिलेगा? आई माइनस आई जी एंड डिवाइड बाई आई जी मिल जाएगा। इसका मतलब है इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आंसर क्या आ रहा है, तो वैल्यू पुट करते हैं एक बार। जी अपॉन एस, आई कितना दे रखा है आपको? 10 एम्पियर है। उसमें से करंट कितनी पास हो रही है? वो पास हो रही है 1 एम्पियर एंड डिवाइड बाई किससे हो जाएगा? 1। तो रेशो कितना मिलेगा? 9:1 जो है वो आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि ना सीरीज आरएलसी सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आर दे रखा है, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है क्या चीज यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप आई आर एम एस और ओमेगा ग्राफ ड्रॉ करें ना तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखता है। यहाँ पे ये जो शार्पनेस है ना ये कब होती है? हाईएस्ट कब मिलती है? जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इससे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी ना, वहां पे आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ पावर बैंडविड्थ होती है। इसका मतलब ये होगा कि हाफ पावर बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा, दैट इज अ, जो आपके पास वैल्यू दे रखी है, जैसे एक्सएल आपको यहाँ पे दे रखा है, उसके अलावा आर दे रखा है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसके थ्रू हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ये मिलेगा आपके पास में, दैट इज अ, इसको अगर अपन प्रॉपर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आर
एंड डिवाइड बाई एक्सएल, ठीक है। और प्रॉपर इसको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आपको रिजल्ट आ जाएगा कितना, दैट इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आर और डिवाइड में हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। चलिए देखिए अपन आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर। तो बैंडविड्थ जो मिलेगी वो कितनी दे रखी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12 किलोहर्ट्ज, मतलब 12 इंटू 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई एल कितना दे रखा है 300 है। तो ये जो बैंडविड्थ आएगी वो कितनी मिलेगी, ये जो हाफ पावर बैंडविड्थ मिली है वो हमें मिली है, दैट इज अ 200 हर्ट्ज जो है वो आंसर मिल गया। अब आपसे पूछा गया है कि वो फ्रीक्वेंसी कौन सी, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कितनी होगी यहाँ पे। तो अगर मैं ओमेगा 1 की बात करूँ ना तो ये कितना मिल जाएगा, या फिर लाइक जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये जो F1 है ना ये कौन सा होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, माइनस कितना कर दो 200, मतलब 12,000 में से अगर 200 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पर। अच्छा हाफ पावर बैंडविड्थ है, वेट 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 वेट, ये हाफ पावर बैंडविड्थ, इसका मतलब ये होगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में किसका डिवाइड करना है 200 का हाफ, तो कितना आंसर आ जाएगा 11,900, मतलब 11,900 ये रहा। एंड जो F2 होगा ना उसमें प्लस हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है 200 प्लस 2 कर दो तो आंसर हो जाएगा 12,100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। थोड़ा सा फॉर्मुला ध्यान रखिएगा रेजोनेंट बैंडविड्थ का, ये मैंने फॉर्मुला यहाँ पे लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी फॉर्मुला शीट के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक स्क्वायर वायर है जिसका साइड कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है एंड आपसे पूछा है कि एरिया इनक्लोज द इमेज कितना होगा। तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, क्या होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन, अगर मैं इस फॉर्मूले को चेक करूँ तो आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, माइनस का 10 हो गया, दिस इज -10, और ये हो गया प्लस का 25, इससे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी -10 अपन 15, मतलब माइनस की 2/3 जो है वो मैग्निफिकेशन आ गया। अब स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं हाइट ऑफ इमेज निकालता हूँ तो मैग्निफिकेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये हो जाएगा -2/3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 3, ये कैलकुलेट करके कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया एरिया बताओ, तो एरिया ऑब्वियसली स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आंसर हो गया, दैट इज अ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर लेके चलना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री, और इमर्जेंट एंगल जो है ना वो कितना एंगल बना रहा है इंसिडेंट के साथ 30 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये जो रेशो दे रखा है ना, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं प्रिज्म का तो आपको समझ में आएगा कि ये आपकी कौन सी रे होती है इंसिडेंट रे, और ये कुछ इस तरीके से आगे ट्रेवल करना चाहती है, बट ये ड्यू टू प्रिज्म जो है डेविएट हो जाती है और डेविएट होकर इधर निकल जाती है। इसका मतलब है कि ये इमर्जेंट रे होगी, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है क्वेश्चन में कितना 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है कितना वो भी 30 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो बाय यूजिंग द कंडीशन जो आपके पास में क्या है डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको फाइंड करनी है। अच्छा डेविएशन दे रखा है, एक चीज और है, ये जो डेविएशन है ना इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है ये वाली, ये दे रखी है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री है। तो इसका जो आंसर आएगा ई कितना आएगा, ई की वैल्यू आएगी हमारी किसने 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब हो गया कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन के बिल्कुल डायरेक्ट चली जाएगी, और अगर नॉर्मल ऑफ द प्लेन के डायरेक्ट चलेगी इसका मतलब ये हो गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालना चाहते हैं ना प्रिज्म का वो आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका डायग्राम को थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं कि ये कुछ आपके पास में प्रिज्म था, ये लाइट इंसिडेंस एंगल हो गई, ये आपकी इस तरफ ट्रेवल की, एंड नॉर्मल जो है ना वो बेसिकली आपका कैसा है ये वाला है, और नॉर्मल के साथ में इंसिडेंस एंगल बनता है और एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइट है ना ये रिफ्लेक्ट बैक होगी कहाँ से हो गई, बिल्कुल इसके नॉर्मल से ट्रेवल की गई। डायग्राम कुछ ऐसा तो नहीं है बट अपन ये कंसीडर कर सकते हैं कि नॉर्मल आपकी लाइट ऐसी चली गई यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं ना तो इस आर के साथ में यहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ई आपका 0 हो गया ना तो आर की वैल्यू किसके इक्वल टू होगी, ए के इक्वल टू, मतलब 30 डिग्री के इक्वल टू हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है कितना इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री, तो मैं म्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा साइन आई अपॉन में साइन आर, तो साइन 60 मतलब √3/2,
एंड साइन 30 मतलब 1/2। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा √3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको डायग्राम में इसके अंदर प्रिज्म के आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज़ होती है। इमरजेंट एंगल अगर आपका 0 डिग्री हो जाए तो उस केस के अंदर लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, सारा कुछ आइडिया होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज IV ग्राफ दे रखा है पीएन जंक्शन डायोड का एंड अप्रोक्सीमेट डायनामिक रेजिस्टेंस पूछा है। ऐसा क्वेश्चन हम ये भी पहले कर चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस कितना है, 1 वोल्ट अप्लाई किया है, मतलब आपको यहाँ से 1 वोल्ट जो है अप्लाई किया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब डेल्टा आर, जो क्या होता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल देते हैं। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है वोल्टेज का, 0.2, और यहाँ पे आपके पास करंट का डिफरेंस कितना है, 5 मिली एम्पियर, और 5 मिली एम्पियर मतलब 5 × 10 की पावर -3। कैलकुलेट कीजिए क्या आंसर आएगा, 40 ओम आएगा। तो 40 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि एलईडी व्हेन फॉरवर्ड बायस, एलईडी वैसे भी किस में कनेक्ट होती है, फॉरवर्ड बायस में। जिन बच्चों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, मेरे वीडियो लेक्चर में जाकर देखिए, आपको मैंने एलईडी, फोटो डायोड, जीनो डायोड और पीएन डायोड के बारे में अलग अलग आपको एप्लीकेशन बता रखा है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एलईडी किसके अंदर है कनेक्टेड, फॉरवर्ड बायस में। तो इसमें बोला कि इंटेंसिटी ऑफ इमीडिएट लाइट विल बी क्या होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपकी इंटेंसिटी ऑफ इमीडिएट लाइट मैक्सिमम होगी ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट विल बी कब, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसका सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू जो होती है ना वो इंक्रीज होती है एंड देन उसके बाद आपको क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर पोटेंशियल ड्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप पहले तो इंक्रीज होता है, देन उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ये वाला। अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इंफ्रारेड रेडिएशन है तो ग्राफ आपका सबसे पहले होता है, और यूवी रेडिएशन जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। दोनों के बीच में क्लियर होना चाहिए। और बीच में जो कलर होता है ये कौन सा होता है, विजिबल लाइट का होता है, मतलब विबग्योर का होता है। तो बेसिकली क्या डिनोट करती है, एलईडी को डिनोट करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है और करंट दे रखी है, तो रिजल्ट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जितना भी फ्लक्स पास होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और रिजल्ट क्या होता है, फाई इक्वल टू एम आई। मतलब एम अगर निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मुझे करंट को किससे डिवाइड, फ्लक्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, करंट से। देखिए रिजल्ट क्या है, तो फ्लक्स की वैल्यू है 2 × 10⁻², करंट की वैल्यू है 0.01, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखो ये तो वैसे ही आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 2 हेनरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है, दो डाइलेक्ट्रिक से फिल किया है। अभी दोनों डाइलेक्ट्रिक किसके अंदर है, तो ये दो जो डाइलेक्ट्रिक फिर के ना, ये बेसिकली है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इनका के इक्विवेलेंट होता है ना, वो कितना होता है, वैसे तो होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखें ना तो लेंथ जो है ना वो दोनों की हाफ हो गई। इस केस के अंदर जो इनका जो K इक्विवेलेंट होगा वो 2 टाइम हो जाएगा। आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, मीडियम के अंदर किसी मीडियम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है CA∈0 d/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो गया। ऐसे दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, A∈0 d/2 एंड दिस इज द K2। दोनों किसके अंदर जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जो आपका C जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो क्या आएगा, A∈0 d, एंड बाकी जो रिजल्ट आएगा वो सारा का सारा आपका K इक्विवेलेंट में आ जाएगा। इसका मतलब आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर जो है परफेक्टली यहाँ पे मैच हो जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10th है वो है कि अ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। एक यहाँ ए और सी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट है, और सर्कुलर कंडक्टर है ABCD, जिसका एक एंगल 60 डिग्री ये दे रखा है और 300 डिग्री ये दे रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि करंट का रेशियो कितना होगा। तो करंट का रेशियो जो है ना वो लेंथ के हिसाब से डिसाइड होता है। तो करंट जो है वो कितनी हो जाएगी, जैसे अगर मैं इन दोनों की करंट का रेशियो देखूँ ना, तो I1/I2 जो है वो आपकी क्या होती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब L2/L1, और लेंथ जो है वो बेसिकली एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब θ21/θ1। तो करंट का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे θ2 जो है ना वो तो आप हो गया कितना, मैं जो बड़ी वाली लेंथ है उसको कंसीडर कर लेता हूँ 300 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि I1 के अंदर एंगल होगा 60 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 300 डिग्री। तो रेशो कितना मिलेगा,
1:5 मिल जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसके अंदर करंट की वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई लूप है जो पर्टिकुलर थीटा एंगल बनाता है, इसमें करंट अगर आई चलती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, म्यू नॉट आई। फॉर अ सर्कुलर लूप जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई 4πr मल्टीप्लाई बाई कितना एंगल उसमें कवर हो रहा है, मतलब थीटा के ऊपर डिपेंड। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट डिपेंड ऑन द करंट एंड एंगल। तो अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं V1/V2 का, तो क्या रेशियो मिलेगा, I1/I2 मल्टीप्लाई बाई θ1/θ2। करंट का रेशियो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना है 1/5, और थीटा का जो रेशियो है वो भी 5/1। इसका मतलब ये तो कट गया। ओ, तो आंसर जो है वो तो कितना मिल गया, रेशियो 1 मिल गया। मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आई थिंक आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, और मैंने जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे साथ के साथ आपको शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स पर मीटर। आपको नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखे हैं। करंट कितनी दे रखी है, 2.5 एम्पियर दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है, सेंटर पे पूछा है, तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सोलेनॉइड में, तो कितना होता है म्यू नॉट आई। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के एंड पे कितना होता है। जब तक इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा म्यू नॉट हो जाएगा 4π इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 200, करंट कितनी है 2.5। चलिए आंसर बताइए कितना आएगा। तो डेसिमल हटाऊं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 टू 500, 500 इंटू 4 ये हो जाएगा 2000। मतलब आपका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा ये आएगा 6.28 इंटू 10 की पावर कितनी, पावर चेकआउट करें यहाँ पे। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको 10⁻⁻2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.28। अच्छा, वैसे 6.28 ऑप्शन एक में दे रखा है, 10⁻⁻2 भी सही आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे पूछा एंड पे जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो वो बेसिकली होता है सेंटर का हाफ होता है, मतलब म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अब दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा ना, उसका मैग्नेटिक जो सस्पेटिबिलिटी होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और यही अगर मैं, ये तो किसके लिए हो गया, पैरा के लिए, और यही अगर मैं फेरो के लिए देखूं, तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी जो होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस क्यूरी टेम्परेचर। अब हाँ, हमसे यहाँ पे कौन सा पूछा है, पैरा के लिए पूछा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी किसकी, पहले वाले जो सब्सटेंस है जिसमें -123 है, डिवाइड बाई दूसरे का पूछा गया है, किसके इक्वल टू हो जाएगा E2 अपॉन में T1 की हो जाएगा। तो आपको जब x2 पूछा गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 कितना दे रखा है 0.006 मल्टीप्लाई T1 का टेम्परेचर कितना है माइनस का 123। अच्छा, 123 है, इसका मतलब है कि 273 माइनस 123 कितना बचेगा 150, मतलब ये हो गया 150 डिग्री, ये केल्विन में हो गया, और डिवाइड बाई T2 कितना है माइनस का 173 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो x2 का कितना आ जाएगा 0.009 जो है वो आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो गया। डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड फॉर्मूला था ये, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको फॉर्मूला अगर पता है इसका मतलब है कि आपको डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। यही तो खासियत है नीट की, कि आपको प्रॉपर फॉर्मूले पता होंगे तो बहुत जल्दी आप आंसर बना लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव अ स्प्रेड ऑन द काइनेटिक एनर्जी। अब रिजल्ट जो है ना वो आपको ये बता रहा है कि बेसिकली आपको जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं ना मोनोक्रोमेटिक लाइट में, वो सभी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं, और सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पे इक्वल होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्या ये स्टेटमेंट जो है ना ये सही है क्या। यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपका ये आता है कि इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो आपके पास में यहाँ पे सही है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट देखूँ तो पहला ऑप्शन तो सही है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी ये वाली। एंड वैसे और तो इसमें कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि हाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो थ्रू आउट क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। चलिए रीजन देखते हैं, क्या रीजन के अंदर इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या।
द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ द सरफेस। नहीं, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो जो है ना वो तो उसकी सरफेस की बेसिकली क्या बताता है, कैपेसिटी को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से एमिट कर सकता है नहीं कर सकता, इधर वो एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों नहीं करे सरफेस में से, तो इसका मतलब डेप्थ का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। और अगर डेप्थ का कोई रोल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि रीजन तो हो गया नॉट करेक्ट और असर्शन हो गया करेक्ट। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका यहाँ पे सही है और कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है और चारों तरफ क्या होते हैं सरफेस पे इक्वली स्प्रेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दैट हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 6600 नैनोमीटर दे रखा है आपको, और आपसे ये पूछा गया है कि अगर ये उस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर पर सेकंड अगर आपके स्ट्राइक करते हैं और कितना एग्जैक्ट फोर्स करते हैं 1 माइक्रो न्यूटन, तो कितने फोटॉन्स होंगे। इनडायरेक्टली आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे गए हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि फोर्स और मोमेंटम में यहाँ पे क्या रिलेशन है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, और मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है कि वो सरफेस जो है ना, जैसे ये सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहे हैं और वापस रिवर्ट बैक हो रहे हैं, तो जाने की जो मोमेंटम होगा वो होगा h बाई लैम्डा, वापस रिवर्ट बैक का माइनस h बाई लैम्डा। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 2h बाई लैम्डा हो गया। क्लियर है ये। अच्छा, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स है, तो n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो 2nh बाई लैम्डा हो गया। तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो f इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2nh अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाई लैम्डा टी। अच्छा, आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, इसका मतलब आपसे पूछा गया है n अपॉन डेल्टा टी, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा दिस इज f इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 2h। ये फॉर्मूला बन गया। कैलकुलेट करें आंसर क्या बनेगा, तो कैलकुलेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके। फोर्स दे रखा है 1 माइक्रो न्यूटन मतलब 10 की पावर -6, वेवलेंथ दे रखी है 6600 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 2, और प्लांक कांस्टेंट कितना हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर -34। कैलकुलेट करें। देखिए डेसिमल अगर आप हटाते हो तो एक जीरो आप यहाँ डिवाइड में लगा दिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 2 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट, 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बाकी बची है पावर। पावर देखिए 10 की पावर -6 -9 और प्लस का 34, कितना आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया दिस इज द 15, और 2 जीरो वहाँ पर भी तो है अभी एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये +2 और होगा, और +2 होगा इसका मतलब 5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 21 इलेक्ट्रॉन से 5 इंटू 10 की पावर 21 फोटोन पर सेकंड जो है वो इसके अंदर क्या होंगे एमिट होंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफरेंट था, बट ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इज लैम्डा, तो उसकी 927 डिग्री सेल्सियस पे कितनी वेवलेंथ होगी ये पूछा गया है। तो अब आपके लिए पहला तो कौन यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। तो रिलेशन क्या है, तो इसका जो रिलेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लैम्डा जो होता है ना, बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा h अपॉन में, अगर बेसिकली कोई भी आपके पार्टिकल्स है तो उसके लिए होता है 3kBT। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं √T के हैं। ठीक है, इस पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कैलकुलेशन आई थिंक आप लोगों ने कर ली होगी। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √T है। तो अगर मैं दो अलग अलग वेवलेंथ रखता हूँ, जैसे पहले वाली रखता हूँ कौन सी पुरानी वाली, और दूसरी वाली लैम्डा डैश आपको निकालनी है, तो इस पर जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा न्यू वेवलेंथ मतलब न्यू टेम्परेचर कितना 927 प्लस 273, तो 927 प्लस 273 कितना हो जाएगा दिस इज 1200, और डिवाइड में कौन सा ओल्ड टेम्परेचर जो कि 273 प्लस 200 है जो कितना है रूट में 300, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम 4 टाइम। तो इसका मतलब है कि लैम्डा डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन √4, जो कि आंसर कितना देता है लैम्डा बाई 2 देगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कंपैरिजन करके आपने बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं
कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज दे रखा है लैम्डा, तो सेकंड लाइन कितना होगा ये रेशो पूछा गया। तो अगेन आपको बामर सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बामर सीरीज कब होती है? जब आपका फर्स्ट लाइन कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से कहाँ पे आ रहा है? सेकंड शेल में आ रहा है। और सेकंड लाइन कौन सी होती है? जब इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ शेल से सेकंड में आ रहा है। क्लियर है ये? तो कुल मिला के आपको दोनों में क्या करना है? कंपेयर करना है। अब कंपेरिजन कैसा कि पहले वाली शेल का 1/λ1 कितना मिल जाएगा? आर, और कहाँ से आ रहा है? सेकंड शेल मतलब 2 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 - 1/9। और दूसरी वाली जो शेल है वो क्या हो गई? 1/λ2। इसका रेशो कितना मिलेगा? आर, ये आ रहा है कहाँ से? सेकंड मतलब 4 का 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 1/16। कैलकुलेट करें क्या रिजल्ट है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी। तो λ2 अपॉन में ये हो गया लैम्डा, एंड इसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? दैट इज 5/36। एंड इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये होगा 16/, दैट इज 4 - 1 3, यही होगा। तो कितना आंसर आ रहा है? अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो λ2 जो आ रहा है ना, लाइक जैसे ये 9 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो λ2 है ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 लैम्डा अपॉन में 27। ऑप्शन है क्या हमारे पास में? यस, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे करेक्टली मैच हो रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों जो वेवलेंथ थी उन दोनों एक दूसरे से डिवाइड किया, कंपेयर किया, एंड देन रेशो आराम से यहाँ पे पता चल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ ऑक्सीजन इज 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑक्सीजन ऑफ 17 का दे रखा है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ कि कितनी एनर्जी की रिक्वायर होगी टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ 17 एटॉमिक नंबर। तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होगी वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कि रिक्वायर्ड जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी। द एनर्जी फॉर अ, जो इनिशियल थी बाइंडिंग एनर्जी, इनिशियल किसकी थी यहाँ पर अपने पास में? 17 एटॉमिक नंबर की। इसका बिकॉज उसमें से तो आपको एक न्यूट्रॉन निकालना है। ऐसे कुछ कि ऑक्सीजन 17 है, इसको आपको ऑक्सीजन 16 में कन्वर्ट करना है, और साथ के साथ एक आपका क्या हो गया? न्यूट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी उसमें से क्या माइनस करना है? प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी बाइंडिंग एनर्जी, उसमें से आपको ये माइनस करना है। रिएक्टेंट की एनर्जी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास है वो 17 है, और हर एक की एनर्जी कितनी है? 7.75। माइनस किससे कर देंगे? 16 इंटू 7.97 से। कैलकुलेट करें क्या इसका रफली आंसर आ सकता है? तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 7.75 प्लस 16 कॉमन लेंगे, तो 7.75 में से माइनस कर दो कितना? 7.97। तो ये हो गया 7.75 प्लस 16, और ये रिजल्ट आएगा माइनस का। तो माइनस का कितना? 0.22। और आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वैल्यू वी विल गेट 7.75 माइनस दिस इज द 3.42। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा कितना? 4 पॉइंट समथिंग, 4.23 इज द राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। आई थिंक समझ में आया होगा कि आपको बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड निकालनी है। इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या कर दो? माइनस कर दो। आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, आराम से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दैट इलेक्ट्रिक चार्ज 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द एनी ट्राइंगल ऑफ ईच साइड 10 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट फोर्स बताओ किसके ऊपर? सी के ऊपर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, इसका एक अलग से शो कर देते हैं डायग्राम में, यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसका 18th वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक ये ट्राइंगल है जिसपे 3 अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं। कौन कौन से? 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। दिस इज ए, बी और सी। हर एक की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर सी पॉइंट पे लगने वाला जो नेट रिजल्टेड फोर्स होगा वो कितना होगा? तो अगर मैं सी पे देखूँ ना, ड्यू टू ए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और कितना होगा? एफ होगा। अच्छा, अगर बी और सी में देखें तो दोनों की चार्ज की वैल्यू तो वही सेम है जो ए और सी में थी। इसका मतलब इन दोनों का फोर्स भी एफ ही रहेगा, बट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये होगा। एक तो हो गया रिपल्सिव और एक हो गया अट्रैक्टिव। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बीच में। तो नेट रिजल्टेंट है वो होगा यहाँ पर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है आपका
120 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट फोर्स मिलेगा ना, अगर एंगल 120 डिग्री होता है, और आपको याद रखना चाहिए कि अगर दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है और एंगल कितना 120 डिग्री है, तो नेट फोर्स भी किसके इक्वल टू मिलता है, हमेशा उसी एफ के वैल्यू के इक्वल टू मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एफ कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, तो एफ का रिजल्ट आएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सॉल्व करें इस फॉर्मूले से। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। एक चार्ज है 1 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग ऑल द वैल्यू वी विल गेट द रिजल्ट एंड विच वन इज कितना मिलेगा ये आंसर, तो ये आंसर मिलेगा हमें 9 2 18, मतलब 1.8 न्यूटन जो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड के क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सम रीजन एक्सप्रेस बाय द दिस एक्सप्रेशन, पोटेंशियल दे रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है ऑन अ चार्ज 2 कूलम सिचुएटेड एट ओरिजिन। देखो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास में ना पोटेंशियल, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में ऐसा कौन सा कोरिलेशन है जो आपको रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। और अगर मैं इस रिलेशन को देखूँ ना, तो मेरे पास एक फॉर्मूला मिलता है। इसको मैं एक पार्ट करता हूँ या इरेज कर देता हूँ। देखिए अगर आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ना, तो आप क्या कीजिए, ग्रेडियंट ऑफ क्या निकाल दीजिए, पोटेंशियल निकाल दीजिए। और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रेस्पेक्ट में, कि माइनस डी बी अपॉन में डी आर। हर एक एक्सिस में के अंदर अलग अलग आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। और कहाँ पे निकालना है, ओरिजिन पे निकालना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, देखो 6x का 6 हो जाएगा, और मतलब ये कौन से एक्सिस में, आई कैप में, तो 6 आई कैप हो गया। बाकी यहाँ पे ओरिजिन 0 आ जाएगा। 8y का हो जाएगा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो 8 जे कैप हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके डिफरेंशिएशन में ओरिजिन की वैल्यू पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। और अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो कितना आएगा, रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो कि कितना होता है 10 होता है। तो 10 न्यूटन पर कूलम आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। नाउ यू कैन इजीली डिटरमाइन द फोर्स। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज दे रखा 2 कूलम एंड ये दे रखा 10। द आंसर वुड बी 20 न्यूटन इज द फाइनल आंसर। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो मैंने वैल्यूज पुट की ना, जो मैंने आपको सर्कल में डाल रखी है, ये सबकी वैल्यू 0 हो जाती है, बिकॉज ओरिजिन की बात करता है वो। क्वेश्चन नंबर 20 पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ डाइपोल ई, डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस को अगर डबल कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फॉर्मूला देखिए एक बार, कि इक्वेटर पे जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है KP बाई आर क्यू। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि डाइपोल मोमेंट को डबल करते हैं, मतलब इसको बना देते हैं कितना 2p, और आर क्यू को भी क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट कितना मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा हमारे पास में, दैट इज अ 8 आर क्यू। रेशो कितना आएगा 1/4। सो फाइनल आंसर वुड बी देयर इज अ E/4। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा।